नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। कड़वी बात और कड़वा सत्य यही है, जो तन और मन से रोगी नहीं है वही सबसे बड़ा योगी है। शरीर में अकेली बीमारी नहीं, मन में भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपकी विचारधारा भी बीमारी जैसी नहीं होनी चाहिए। ये धरती, ये पब्लिक, ये किसी को नुकसान करे ऐसी विचारधारा वाले मन भी नहीं होने चाहिए। तो हमारा जीवन आरोग्यमय बने, इसके लिए हमको हर रोज 5 प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। रोज सुबह में योगा एक्सरसाइज करूंगा, नहीं करूंगा तो उस दिन सुबह का नाश्ता छोड़ दूंगा। मैं योगाहारी ही बनूंगा, चबा चबा के खाऊंगा, बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। मैं रोज हरी पत्ती चटनी या जूस के रूप में खाऊंगा और आधा से ज्यादा कच्चा खाऊंगा, आधा से कम पकाया खाऊंगा। मैं मेहनत नहीं करता हूं तो गेहूं चावल की जगह लिटिल मिलेट ज्यादा खाऊंगा और बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दूंगा। मेरा वजन बढ़ा के मैं धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा और व्यसन करके और बीमार रह के मेरी फैमिली और मेरे देश पे बोझ रूप नहीं बनूंगा। ये 5 आपको प्रतिज्ञा हर रोज लेनी है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल हूँ। हम यहाँ प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करते हैं। शरीर में बीमारी कैसे आती है, उसको कैसे निकाले जाए, उसके ऊपर बात करते हैं। हम ग्रीन इसीलिए हमारे अपने आप को बोलते हैं कि हरी पत्ती हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी खुराक है। कल हमने प्रश्न देखा था, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर नेवल डिस्प्लेसमेंट। नाभि खिसक जाए तो इसका क्या उपाय है, वो हमने कल ने देखा था। किसी को ऐसी समस्या है आपके ग्रुप में, आपको खुद को, तो कल का वीडियो हमारा देख लीजिए। इससे आपको बहुत ही जानकारी मिल जाएगी। और क्यों खिसती है, इससे बार बार खिसक न जाए इसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये हमारे मसल्स को मजबूत करने के लिए भी हरी पत्ती इतनी ही जरूरी है। और साथ में मसल की एक्सरसाइज भी जरूरी है कि आपको उड्डयन बंद यानी कि बाह्य प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको अग्निसार क्रिया की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कपालभाति की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको नौली क्रिया हो सके तो पेट को घुमाने की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और साथ में स्नायु मजबूत रहे इसके लिए हरी पत्ती भी खाते रहनी चाहिए। आज सवाल नहीं है, लेकिन कई लोगों ने मुझे बोला कि साहब आप गुजरात राज्य योग बोर्ड के साथ जुड़े हो और उनके लिए काम कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी हमारी जो डेली सीरीज आती है उसके ऊपर ये जो आप जो वहां सिखा रहे हो वो यहाँ भी सिखाते रहिए, तो इससे हम घर बैठे भी कुछ नई जानकारी ले पाएंगे। तो मैं खुशी से एक बात बताना चाहता हूं कि गुजरात राज्य योग बोर्ड गुजरात में सरकार ने बनाया है। वो लोगों ने करीब 50,000 योग शिक्षक तैयार कर लिए हैं। शिषपाल जी उसके जोमदार और उत्साही चेयरमैन हैं, जो पहले पतंजलि के साथ काम करते हैं। तो योग के साथ आहार का महत्व वो समझते हैं और इसीलिए उन्होंने सारे योग टीचर को आहार का भी महत्व मिले, समझे, इसके लिए हर योग टीचर को ऑनलाइन एक ट्रेनिंग होती है, उसमें हमारा योगाहार पे 1 घंटे का लेक्चर रखते हैं। तो हर हफ्ते हमारा एक लेक्चर वो होता है। दूसरा, योग बोर्ड ने ऐसा सोचा कि भी क्यों न हम योग और आहार को साथ में लेके लोगों की बीमारियों जल्दी ठीक करें। तो फिर उन्होंने शिषपाल जी ने ऐसा सोचा कि एक पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने सोचा कि भी हम 100 योग क्लिनिक बनाए, रिसर्च सेंटर बनाए, जिसके अंदर योग और आहार का दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये 100 योग क्लिनिक रिसर्च सेंटर में
पेशेंट को योग और आहार से ठीक करना है, उसका बाकायदा डेटा कलेक्ट करना है और ये डेटा का एनालिसिस करके पूरा एक डेटा शीट, पूरा रिपोर्ट जो 100 योग क्लिनिक करने चालू करने के बाद जो हमको कलेक्शन मिलेगा, डेटा मिलेगा, बीमारियों में से किसका कितना वजन कम हुआ। तो यहाँ 3 प्रकार की बीमारी के ऊपर ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं योग बोर्ड। उसमें डायबिटीज, बीपी और मोटापा, ये 3 बीमारी के लिए पायलट प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं योग बोर्ड के साथ। उसमें ये 3 बीमारी कैसे जल्दी ठीक हो जाए, योग में कैसे करना है और आहार में क्या ध्यान रखना है, दोनों चीज हम योग टीचर को समझा देंगे, सिखा देंगे। ये जो योग क्लिनिक और रिसर्च सेंटर चलाने वाले लोग हैं। तो उसके लिए एप्लीकेशन मंगवाई थी योग टीचर्स के पास, क्योंकि 50,000 योग टीचर्स के पास से एप्लीकेशन मंगवाई थी। लेकिन इसमें ये पायलट प्रोजेक्ट 4 जिलों के लिए प्रपोज किया है। एक अहमदाबाद है, राजकोट है, सूरत है और वडोदरा। ये 4 सिटी के लिए पायलट प्रोजेक्ट तय किया है। इसमें 100 योग क्लिनिक हो गए और वो 100 योग क्लिनिक जो है वो के जो योग क्लिनिक चलाने वाले को चूज करना है। तो पहले एप्लीकेशन मंगवाई, करीब 750 से ज्यादा एप्लीकेशन आई और साथ में 200 के आसपास योग कोच है जिन्होंने योग टीचर्स तैयार किए हैं। तो ये सबको ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग के बाद पर्सनली भी मिलके उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी देनी है रूबरू। तो ये जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद ये योग क्लिनिक और रिसर्च सेंटर स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट। तो ये ट्रेनिंग में से हमको 100 कैंडिडेट अलग चॉइस करने हैं एग्जाम लेके। फिर वो लोग काम करेंगे, योग और आहार दोनों को कॉम्बिनेशन से वो सारी बीमारी ठीक करने का काम करेंगे। फिर उनका डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा, वो सरकार में रजू होगा। फिर ये हमारा रिजल्ट देख के सरकार आगे कुछ डिसीजन ऐसा लेगी। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये डेटा देख के सरकार शायद सारे योग टीचर्स को तैयार यही कॉन्सेप्ट पे ट्रेनिंग दे और सारे लोग पूरे गुजरात में हर गांव में। और योग बोर्ड का तो एक और भी टारगेट है कि अगले 1 साल के अंदर, 1.5 साल में उन्होंने 50,000 टीचर्स तैयार किए हैं, अगले 1 साल में और 50,000 टीचर्स तैयार करने हैं। तो 1 लाख टीचर्स सब लोगों को योग और आहार दोनों का कॉम्बिनेशन करके लोगों को बीमारी से मुक्त करने का एक बहुत बड़ा सोच लेके शिषपाल जी काम कर रहे हैं। तो ये जो योग बोर्ड के टीचर्स को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, 15 दिन की हम ट्रेनिंग देने वाले हैं ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर हम क्या क्या सिखाते हैं, वो सारी बातें हम आपके लिए भी उपलब्ध कराना चाहते हैं। मुझे कई लोगों ने डिमांड की कि साहब वहां आप जो सिखा रहे हो वो भी यहाँ रेगुलर लेक्चर में आप सिखाते रहिए हमको, अभी थोड़े दिन के लिए बीमारी के ऊपर मत चलो, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए हर रोज आप हमको कुछ बताते रहिए। तो ये गुजरात राज्य योग बोर्ड का जो लेक्चर 15 दिन के चलने वाले हैं, तो इसमें मैं जो जो चीज बताने वाला हूँ वो यहाँ शॉर्ट में आपको हर रोज बताता रहूंगा, क्योंकि वो 1 घंटे का होता है और हम यहाँ 1 घंटा करने जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ मैं शॉर्ट में थोड़े थोड़े मुद्दे यहाँ कवर कर लूंगा हमारे हर रोज के जो डेली वीडियो है इसके अंदर। तो पहले दिन का जो लेक्चर था उसमें मैंने योग पे बातें की, साथ साथ में हमको जीनियस बनने की बातें भी की। हमारी सोच जो है ना वो जीनियस होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने ये बातें बताई है। क्या है कि पहले योग क्या कहता है। योग क्या कहता है कि जो व्यक्ति तन और मन से रोगी नहीं है वो सबसे बड़ा योगी है। शरीर के अंदर भी बीमारी नहीं रहनी चाहिए, मन के अंदर भी बीमारी नहीं रहनी चाहिए। तो ये योग की व्याख्या है। दूसरा, भगवत गीता में भगवान योग की व्याख्या करते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि आप जो कर्म करते हो पूरे दिन में, सुबह में उठते हो, रात को सोने जाते हो, रात के सोने के टाइम तो कोई कर्म करना नहीं है हमको,
तो जो जागृत अवस्था है उसमें हम जो जो काम करते हैं, चाहे स्नान करने का हो, चाहे कपड़े धोने का हो, चाहे रसोई करने का हो, चाहे घर में सफाई करना हो, चाहे स्कूल में पढ़ाना हो, चाहे व्यापार करना हो, चाहे नौकरी करना हो, चाहे गाड़ी चलाना हो, आप जो भी काम करते हो पूरे दिन में, वो सारे काम में आप कुशलता प्राप्त करते रहो, हर रोज कुछ नया सीखते रहो, और आपका काम अच्छा बनता रहे, अच्छा होने लगे। वो आप हर रोज जो सीखने की जो प्रोसेस कर रहे हो, उसी को कुशलता प्राप्त करने की प्रोसेस को भगवद गीता में भगवान ने योग बोला है। आप पहले दिन साइकिल चलाते हो तो गिर जाते हो, लेकिन फिर आप प्रैक्टिस करते रहते हो, आपका मन और आपका शरीर दोनों का कोऑर्डिनेशन जब हो जाता है, तब आपके शरीर आपका साइकिल का पेडल भी लगाते रहता है, और आपका मन जो होता है वो कंट्रोल करता है भाई चलो आगे कोई आ गया तो घंटी भी बजा देते हो और बैलेंस करके चलते हो। हाँ, जरूर पड़े तो आपके हाथ ब्रेक भी लगाने के लिए तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। कोई आ जाता है रास्ते में तो ब्रेक भी लगा देते हैं हाथ, और पैडल मारना भी बंद कर देते हैं। तो ये मन और शरीर का दोनों का कोऑर्डिनेशन जब चालू होता है, तब आप अच्छी तरह साइकिल चला पाते हो। तो ये साइकिल चलाना सीख लिया, अब साइकिल को छूटे हाथ, बिना स्टीयरिंग पकड़े आप छूटे हाथ साइकिल चलाना सीख लो। तो ये जो आपकी प्रकृति है, जो नया कुछ सीखने की, उसको योग बोला है। तो ये योग की व्याख्या है, हर काम में आप कुशल होते चाहिए। आज देखिए मेरे शुरू के वीडियो थे, तो अब के वीडियो में मैं नया कुछ डालता रहता हूँ। प्रेजेंटेशन में थोड़ा नया आ जाता है, मेरी सोच बदलती रहती है, जो मैं नया समझ लेता हूँ, नया सीख लेता हूँ, तो आपको देता रहता हूँ। तो यही योगी की एक व्याख्या है। कोई टीचर है तो स्कूल में बच्चों को अच्छी तरह वो पढ़ाए, लेकिन बच्चे के माइंड में नहीं उतरता है, तो उसको अपनी पढ़ाने की टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा। तो कई शिक्षक मैंने ऐसे देखे हैं, वो संगीत सिखाते, संगीत के साथ गीत गाते गाते बच्चों को सिखाते लेते हैं। तो जो चीज बच्चों को गणित का सब्जेक्ट सिखाना हो या विज्ञान का विषय सिखाना हो, उसके माइंड में उतरना चाहिए। बच्चे के माइंड में जितना बच्चे के माइंड में ज्यादा उतरेगे, लॉजिक सिद्धांत जो भी है जो पढ़ाना चाहता है तो वो बच्चे अपने जीवन में उसका कुछ प्रयोग कर पाएंगे, उसकी जीवन अच्छी और उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो जब शिक्षक बच्चे को अच्छी तरह सिखाने के लिए कुछ नया सीखता है, तो वो भी एक प्रकार का योग है। तो हमारे जीवन का कर्म क्या है? तो हमारा जीवन जो है वो मेन उद्देश्य क्या है कि हमारे जीवन रोग मुक्त रहे, दूसरा हमारे जीवन में आनंद रहे, तीसरा हमारे कर्म से ये धरती पे रहने वाले दूसरे लोगों को भी आनंद मिले, उनको जीवन जीने का अच्छा लगना चाहिए। तो हमारे हिसाब से दूसरों के जीवन में खुशी आए, आनंद आए, वो भी हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। आप फैमिली के लिए काम करते हो, मजदूरी करते हो, पैसा कमाते हो, किसके लिए? तो आपके खुद के आनंद के लिए, आपके खुद के सुख के लिए, और आपके फैमिली मेंबर्स के सुख के लिए। तो अब वहां अटकना नहीं है, आपको इससे आगे सोचना है कि आपके साथ जो काम करने वाले हैं, आपके साथ जो कारीगर है काम कर रहे हैं, आपके जो व्यापारी है जहां से आप माल ले रहे हो, उनके सुख और उनके जीवन के आनंद के लिए भी आपको सोचना है। उनके लिए भी सोचना है। ये इंफोसिस के वड़ा थे, तो वो क्या सोचते थे कि भाई मैं कंपनी पैसा कमाए इसके लिए नहीं काम करता हूं, मेरे कंपनी के साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका जीवन, उनका भविष्य भी अच्छा बने, उसके लिए भी मुझे काम करना है। तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी कंपनी के शेयर अपने कर्मचारियों को, बाजार में ज्यादा प्रीमियम लेके लिया था, लेकिन अपने कर्मचारियों को नेट कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके बिना लिए उन्होंने दिया था। आज
जब कंपनी शुरू हुई और आज उस टाइम जो उनके कंपनी में प्यून था, पटावाला था, प्यून था या ड्राइवर था गाड़ी का, वो आज करोड़ोंपति है। क्यों? वो शेयर उस टाइम उनको दिए थे, वो शेयर आज करोड़ों की कीमत के हो चुके हैं। तो ये सोच होनी चाहिए कि मैं जो काम करता हूं उससे मेरे साथ, मेरी कंपनी के साथ, मेरे कर्मचारी, उनकी फैमिली का जीवन भी अच्छा हो जाना चाहिए। तो ये सच्चे योगी है। तो आप भी, जो भी जहां भी, क्योंकि मेरी वीडियो तो सुनते ही हो, लेकिन आप कोई ना कोई काम तो करते ही है। तो जो भी काम करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, शिक्षक हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, नेता हो, या धर्म का प्रचार करने वाले धर्म गुरु हो, जो भी हो, आपके कर्म से पूरी दुनिया के सारे लोगों को कुछ अच्छा ही बेनिफिट मिलना चाहिए, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए, सिर्फ पैसे मायने नहीं रखते। तो हमको जीनियस बनना है, ठीक है? और हर हर प्रॉब्लम के पीछे क्या कारण है उसको ढूंढना सीखना है, उसको ढूंढना सीख लेना है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां लिखा है एग्जांपल, ब्लैकबेरी मोबाइल। पहले के जमाने में एक ब्लैकबेरी मोबाइल आता था, वो पैसे वाले ही रखते थे। उसके ऊपर टच स्क्रीन पहले नहीं था, पहले के मोबाइल में। तो टच स्क्रीन की जगह वहां एक माउस का पेड़ होता था जिसको ट्रैकिंग बॉल बोलते थे। तो एक ट्रैक बॉल ऊपर आता था, वो अंगूठे से घुमाना होता था, फिर वो माउस का एरो जो होता है वहां जाता है और वहां आप दबाओ तो वो फंक्शन काम करने लगता था। तो एक ट्रैकिंग बॉल होता था। एक मुंबई के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, वो उसका नाम मुझे याद नहीं है अभी, वो ये ब्लैकबेरी मोबाइल इस्तेमाल करते थे। फिर क्या हुआ कि ये मोबाइल का ट्रैकिंग बॉल काम करना बंद कर लिया, वो काम करता नहीं था। तो वो ले गए सर्विस स्टेशन, ब्लैकबेरी के सर्विस स्टेशन, वहां बताया कि ये मोबाइल काम नहीं कर रहा है। तो वो कंपनी वाले ने क्या किया कि भाई साहब, ये मोबाइल आपको रख के जाना पड़ेगा, 2-3 दिन के बाद आपको वापस मिलेगा। खर्चा कितना होगा तो वो उसका कोई अभी एस्टिमेट नहीं है, लेकिन 2-4 हजार रुपया तो आपको मान के ही चलना पड़ेगा। ऐसी बात उन्होंने बताई। अब ये बिजी आदमी था, मोबाइल उसको रखने का टाइम था नहीं, तो उन्होंने बोला जब टाइम मिल जाएगा, काम कम होगा, छुट्टियों का टाइम होगा, उस दिन मैं रखूंगा। अभी तो मेरा फोन आता जाता रहता है, तो मैं फोन को इस्तेमाल करूंगा, कोई दूसरा ऑप्शन आएगा तब रखूंगा। फिर वो भाई सर्विस स्टेशन को मोबाइल नहीं दिया, फिर वो निकल गए। 1-2 दिन के बाद उनको एक छोटे लोगों का मार्केट जो होता है वहां जाने का हुआ। उनको कोई परचेज करना था, कोई मटेरियल, कोई खरीदी करनी थी उसको। तो वहां एक छोटी सी जगह, एक ही टेबल, 3x4 का एक टेबल छोटा सा रहे, इतनी छोटी जगह में एक दुकान थी, वो मोबाइल रिपेयरिंग वाली थी। और वहां एक छोटा सा बच्चा वो मोबाइल के शॉप पे बैठा था, और उसके मोबाइल के बोर्ड के ऊपर ऐसा लिखा था कि नोकिया, HTC, ब्लैकबेरी, ये पहले के जमाने में सारे ब्रांडेड मोबाइल थे। तो ये सारे मोबाइल रिपेयर किए करके, रिपेयरिंग करके देंगे, ऐसा एक बोर्ड लगाया था। तो ये भाई साहब जब वो छोटे मार्केट में गए और वहां बोर्ड देखा कि भी ये तो ब्लैकबेरी भी रिपेयर करके देता है, महंगा फोन भी रिपेयर करके देता है, तो वो लेके चले गए वहां। वहां गए और फिर उसको दिखाया कि भैया ये ब्लैकबेरी का है मेरा मोबाइल, ये काम नहीं कर रहा है ट्रैकिंग बॉल, तो जरा ये ठीक हो जाएगा। तो बच्चे ने बोला देख के कि साहब आप आपका काम निपटा के आ जाइए 10-15 मिनट में, मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो उनको आश्चर्य हुआ, अरे कंपनी वाले के पास गया था तो वो 2 दिन के लिए, 2 दिन रखने के लिए बोल रहा था, खर्चे के लिए भी 4-5 हजार मांग रहा था, और ये छोटा बच्चा 10-15 मिनट में बोल रहा है कि आप आ जाइए तब तक मैं करके दे देता हूँ। तो उन्होंने उनको सवाल किया कि मेरा ये मोबाइल जो चल रहा है
वो अभी उसकी हालत अच्छी न होए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिगड़ेगा तो नहीं, और बिगड़ जाएगा तो फिर मैं तो रुक जाऊंगा, मेरे तो रास्ते में खड़े हो जाऊंगा, मेरा सारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो बच्चे ने भरोसा दिया कि साहब आपका मोबाइल जो है वो ठीक नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बिगड़ेगा नहीं, वो मैं गारंटी देता हूँ, आप मेरे पे भरोसा रखो और आप 10-15 मिनट में जाके आ जाइए, तब तक मैं करके दे दूंगा आपको, अच्छा ही होगा, बिगड़ेगा नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे पता चल गया है। तो उनको तो पहले भरोसा नहीं हुआ, फिर भी उसको मन मक्कम करके उसको दे दिया मोबाइल, कोई बात नहीं बेचा बेटा, उसको बिगाड़ना मत, ऐसा करके दे दिया। वो मार्केट में चले गए, 10-15 मिनट के बाद आ गए वापिस, तो वो बच्चे ने वापिस दे दिया मोबाइल के, लो साहब आपका मोबाइल अब काम करने लगा है। तो उन्होंने देखा तो वो मोबाइल का जो ट्रैकिंग बॉल था, जो माउस का काम करता था, वो काम करने लगा था, और वो खुश हो गए। तो पैसे के लिए बोला कितना कितना पैसा दे दूं, 500, कितना चार्ज हुआ, इसका खर्चा कितना हुआ। तो बच्चों ने क्या बोला कि आपको जो देना है वो दे दो। अरे जो देना है क्या, इसमें तुमको कोई स्पेयर पार्ट वेबल नहीं बदला है क्या। तो बच्चे ने, नहीं साहब इसमें कुछ मैंने नया कुछ नहीं डाला है, सिर्फ उसमें कचरा इकट्ठा हुआ था, मैंने खोल दिया, निकाल के वापिस रख फिट कर लिया है, उसमें मेरा कोई नया खर्चा नहीं हुआ, मेरा लेबर ही हुआ है, और लेबर आप जो समझो वो दे दो, 10-15-20 रुपया जो देना है वो दे दीजिए साहब। तो वो वो सर्विस वाला 1000-2000 रुपया का एस्टीमेट दे रहा था, 2 दिन के लिए मोबाइल को छोड़ने के लिए बोल रहा था, और ये बच्चे ने 10 मिनट में उसका काम कर दिया, वो भी बिना खर्चा का, और उसके मेहनताना 10-15 रुपया मांग रहा था। तो उन्होंने खुश होके 100-200 रुपये उसको 100 रुपया दे दिए। अब ये भाई जो फिल्म प्रोड्यूसर थे, उसको ये सोचने लगे कि अरे ये दुनिया कैसे चलती है। वो भाई करोड़ों की कंपनी है, वो उसका सर्विस स्टेशन है, वो मोबाइल का खर्चा 1000-2000 बोल रहा था, और 2 दिन के बाद ठीक करके देने वाला था। यही मोबाइल यहाँ 10 मिनट में बिना खर्चे से उन्होंने ठीक करके दे दिया। तो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाला अपना देश है। वो तब उसको पता चला कि भी जो महंगा दिखता है वही सच्चा है, ऐसा मत मानो। हाँ, ये बीमारी में भी ऐसा ही है, बड़ी हॉस्पिटल देख के आप घुस जाओगे तो आपको ठीक करके ही भेजेगी, ऐसा मानना गलत है। हाँ, ये कोरोना के टाइम में हमारे पास ऐसे डॉक्टर है, यहाँ हमारे गांधीनगर के नजदीक में एक डॉक्टर है। तो वो डॉक्टर आयुर्वेद डॉक्टर है, अपने अपने साधक है वो। तो उन्होंने कोरोना के पेशेंटों को, हाँ वो मुझे मिले थे एक बार, तो वो बोल रहे थे कि साहब 50-60 ऑक्सीजन लेवल वाले पेशेंटों को भी हमने बिना दवाई से ठीक करके दे दिए। 50-60 ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था ऐसे पेशेंट को, और हॉस्पिटल वाले क्या बोलते हैं कि 90 से आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। और ये डॉक्टर साहब ने बिना आईसीयू, बिना ऑक्सीजन के बोतल 50-60 के ऑक्सीजन लेवल वाले पेशेंटों को अपने यहाँ अपनी डिस्पेंसरी, वो ऐसा दवाखाना तो नहीं है, उनकी खुली जगह है, खेत में ही वो अपना काम करते हैं। तो खुली जगह में खाट डाल दिए थे, वहां लिटा दिए, पेशेंटों को खाना पीना बंद करवा दिया, एनिमा दिलवा दिया, शरीर की सफाई करवा ली, और उनको वापिस कोरोना में से बाहर ले आए बिना खर्चे के। और जो बड़ी हॉस्पिटलें थी, वो लोगों ने हालते चिलते, जिससे कि मेरे मेरे खुद के चाचा थे, वो उनको सिर्फ रिपोर्ट आया था पॉजिटिव कोरोना का, शरीर पे कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन वो अपने बच्चों को कोरोना न लग जाए इसके लिए वो अपने बॉडी का कोरोना जो लक्षण नहीं था, रिपोर्ट पॉजिटिव था, वो रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तब तक के लिए वो हॉस्पिटल में चले जाने के लिए तैयार हो गए। तो वो उनके शरीर में कोई लक्षण नहीं था, तो वो चाचा और चाची दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और बाद में क्या हुआ, 20-25 दिन में चाची की डेड बॉडी बाहर आई, और 1 महीने के बाद चाचा का डेड बॉडी बाहर आया। जो हालते चिलते गए थे, जिसके शरीर में कोई लक्षण नहीं था कोरोना, उसकी मृत्यु होके बाहर आई। और पैसा खर्च कर हो ले, करीब 10 लाख का खर्चा हो गया वो अलग से। तो जो बड़े नाम दर्शन खोटे, दर्शन बड़े काम खोटे, ऐसा हो गया है। ठीक है, तो ये आपको समझना है
हाँ, क्योंकि ये भारत के लोग हैं, भारत के लोग ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाले हैं। हाँ, जो चीज बड़े जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं तो हो ही नहीं सकता, ये ये हमारे देश के लोग करके देने वाले हैं। हाँ, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो ऐसा बोलते थे कि भारत के लोग जो है ना, वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाले हैं। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होगी, मशीन नहीं होगा न, तो भी वो काम करके दे देगी। ऐसे लोग हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक भाई, मैं गांव में पहले बहुत घूमता था, मेरे काम के हिसाब से मुझे शौक थे कि भाई वहाँ कुछ न कुछ घूमते रहो, तो मैं काम के लिए गांव में जाता था। तो उत्तर गुजरात के गांव में मैं गया था। वहाँ एक गांव के खेत में एक खेडूत के वहाँ डीजल इंजन पड़ा था पानी निकालने के लिए कुएं में से, और साथ में एक एलपीजी का बोतल पड़ा था। तो वहां मैंने जाके देखा कि भाई तू एलपीजी का बोतल डीजल इंजन के साथ क्या करता है। तो उन्होंने क्या बोला, साहब ये डीजल इंजन में एलपीजी से चलाता हूं। सोचो, ये बहुत कितनी बड़ी बात बताता था वो क्या बता रहा था कि आप कोई डीजल इंजन, ऑटोमोबाइल इंजीनियर को बोलो, इंजन के मैकेनिकल इंजीनियर को बोलो कि भाई डीजल इंजन एलपीजी गैस से चल सकता है, तो ऐसा ही बोलेगा ये नामुमकिन है, अशक्य चीज है, वो हो ही नहीं सकता। ये ऐसा ही, और सारे इंजीनियर यही बोले कि भाई डीजल इंजन कभी एलपीजी से नहीं चल सकता। लेकिन मैंने मेरी आंखों से ये ऐसे खेडूत को मैंने देखा था जो अपना डीजल इंजन एलपीजी बोतल से चलाता था। डीजल का पैसा ज्यादा लगता था तो वो एलपीजी बोतल से चलाता था। ऐसे जुगाड़ी लोग भी हमारे देश में हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन है हमारा योग लेक्चर, योग बोर्ड के, उसमें मैं ऐसी बातें पहले दिन के लेक्चर में मैंने बताई थी। दूसरी मैंने थोड़ी घटनाएं ये भी बताई कि आप सबको पता है माइकल जैक्सन जो करोड़ों रुपया कमाता था, हाँ, वो अपने करोड़ों रुपए की संपत्ति को आनंद पूर्वक जी सके, उसके पैसे का इस्तेमाल कर सके और जीवन में खुशी रहे, और इसके लिए वो 150 साल जीने की उसकी तमन्ना थी कि भी मैं 150 साल जीऊंगा। उन्होंने दुनिया भर के सारे डॉक्टर को अपॉइंट करके रखा था कि भी तुम बोलोगे इतनी कसरत करूंगा, तुम बोलोगे वही खाऊंगा, तुम बोलोगे तब पानी पीऊंगा, तुम बोलोगे वही मटेरियल खाऊंगा, हर रोज बॉडी चेकअप करता रहूंगा। लेकिन वो 45 या 50 साल के आसपास वो गुजर गए। डॉक्टरों, इतने दुनिया भर के टॉप लेवल के डॉक्टर के बावजूद भी उसको लंबा जी नहीं पाए, जिला नहीं पाए डॉक्टर्स, उसको जिंदगी लंबी आयुष्य नहीं दे पाए। दूसरा मेरे चाचा का एग्जाम्पल था मेरे फादर के चाचा, पिताश्री के चाचा, वो अखाड़ियन थे। अखाड़ियन एक 1000 उठ बैठ करते थे, आधा घंटा शीर्षासन करते थे। वो अखाड़ियन इतना ताकत वाले थे कि वो इतनी झड़प से अपनी लाकड़ी घुमाते थे कि आसपास के 10 लोग उसको एक साथ पत्थर मारे न तो उसका एक किसी का भी पत्थर उनको नहीं लगे, इतनी झड़प से वो लाकड़ी घुमाने वाले अखाड़ियन थे। वो 60 साल के आसपास की उम्र में हार्ट अटैक में मर गए। तो मुझे ये भी सवाल आया कि ऐसा क्यों, इतने बड़े अखाड़ियन हार्ट अटैक में मर सकते हैं क्या। दूसरा एक एग्जांपल ये है, अहमदाबाद में 2 साल पहले किरण डाभी नाम का बॉडी बिल्डर मर गया। उसकी उम्र थी 42 साल, 42 ईयर्स। वो 42 साल में हार्ट अटैक में मर गया। और नवाई की बात यह थी कि वो हर रोज 4 घंटा एक्सरसाइज करता था। अब 4 घंटा एक्सरसाइज करने वाले को हार्ट अटैक आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, फिर भी वो हार्ट अटैक में मर गया। ये कोरोना के काल में पिछली साल राजस्थान के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थे जो हार्ट के स्पेशलिस्ट थे। वो अपने घर में सुबह में ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे थे और चालू ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज चालू थी और हार्ट अटैक में मर गए। तो ये सब क्यों होता है? हम ऐसा मानते हैं कि भी एक्सरसाइज करो तो ठीक रहो, ये बात गलत है। बिना एक्सरसाइज वाले 100 साल जी लेते हैं और एक्सरसाइज करने वाले हार्ट अटैक में मरते हुए मैंने देखा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, वो कारण ढूंढना ये जीनियस व्यक्ति का काम है।
कारण ढूंढो, क्या गलती करते थे खान पीन में, जो गलतियां थी वो ढूंढ लो। आप गलती ढूंढ लोगे ना, सही कारण, तो आप उसके रास्ते निकाल पाओगे। तो मेरा जो पहले दिन का जो लेक्चर था इसके ऊपर था। तो आपको हर चीज के पीछे सोचना है। मैं कई बार बोलता हूं, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि जो 90 साल 100 साल बिना बीमारी से जीते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो इसके पीछे कुछ तो कारण है। बिना कारण ये दुनिया में कुछ नहीं होता है। एक्सरसाइज करने वाले मर जाते हैं और बिना एक्सरसाइज वाले 100 साल जी लेते हैं। तो ऐसी क्या गड़बड़ी है? कहाँ गलती कर रहे हैं एक्सरसाइज करने वाले? ये सब सीखना है, समझना है, ढूंढना है। हा? हम 100% तो नहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन हो सके वहां सोचो। तो हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है, इसके पीछे कारण ढूंढो। कारण ढूंढ लोगे ना, तो इससे बचने का, ये समस्या से बचने का रास्ता मिलता रहेगा। सोच, ये जीनियस का सोच करना है आपको। तो ये जीनियस लोगों ने हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाए हैं। अब हमारे पास मोबाइल होते हैं, तो पहले के मोबाइल कैसे थे? बटन वाले। अब टच स्क्रीन वाले आ गए। पहले तो डायल वाले मोबाइल टेलीफोन थे, वायर वाले। यहां से डायल करो, वो सामने बात हो जाए। अब जीनियस लोगों ने क्या सोचा कि ये वायर बीच में ब्रेक हो जाएगी तो फिर बात नहीं हो पाएगी, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी ढूंढ लो। ये जीनियस लोगों का काम है। तो योग में और आहार में ये चेंज, तो मेरी बातों में आपको यही नई बातें कुछ सीखने को मिलती है ना। तो ये हम सोचते रहते हैं, तभी आपको बताते रहते हैं। तो हमको हमारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड को चलाते रहना पड़ेगा। और समय समय पे वो बदलता रहेगा। परिवर्तन तो आने वाला ही है, क्योंकि हमारी दैनिक दिनचर्या बदलती जाती है। पहले के टाइम में क्या सगवड़ थी, अभी क्या है, अभी कितनी पूरे दिन में मेहनत करते थे, अभी क्या कर रहे हो। तो आपका खुराक में भी बदलाव लाना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा। तो समय के हिसाब से हमने मोबाइल चेंज कर लिए, तो हमारे खान पान में भी चेंज तो लाना पड़ेगा ना। तो ये सब करना पड़ेगा और समय के साथ बदलते रहो। और भगवान भगवत गीता में यही बोलता है, संसार परिवर्तनशील है, आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। और जो समय के साथ बदलते हैं वही सच्चे योगी है। ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने ये गुजरात राज्य योग बोर्ड के ट्रेनिंग में पहले दिन में मैंने ये सारी बातें समझाई थी। तो आरोग्य का पंचामृत, आपको 5 बातें याद रखनी है। बीमारी क्यों आती है, बीमारी कब नहीं आती है, बीमारी कैसे जाती है, बीमारी से बचने के लिए क्या करना है, और बीमार हो गए हैं तो क्या छोड़ना है। ये सारी बातें आरोग्य के पंचामृत में मैं बताता हूँ। योगाहार का पूरा पैकेज है, सुबह से शाम तक क्या करना है, ये सारी बातें यहाँ बताई हुई है। आप इसको समझ सकते हो, देख सकते हो। आहार का इंजीनियरिंग ही योगाहार है। योगाहार शरीर सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी के ऊपर टिका है। ये पूरा चार्ट योगाहार के एक एक टॉपिक को दिखाता है, तो ये भी आपको समझ लेना आवश्यक है। तो ये सारी बातें समझनी है तो मेरा पूरा योगाहार का कोर्स है, वो देख लीजिए। या तो अब ये मेरी सीरीज चालू रहेगी, इसमें मैं हर रोज कुछ नया सिखाता रहूंगा। हमारा अहमदाबाद में सेंटर है, वहाँ आपको तद्दन मुफ्त मार्गदर्शन मिलता है, शरीर में से बीमारी कैसे निकालनी है। 1 पैसे का चार्ज हम नहीं लेते हैं। मेरी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। हमारी फूड विथ लाइफ योगाहार की एक यूट्यूब चैनल है, वहां से अभी आपको रेसिपी भी अच्छी मिल जाएगी रॉ फूड की। और एक छोटा सा मैसेज आप कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई करेगी, उसको रिटर्न मैसेज में सारे वीडियो की लिंक उसको मिल जाएगी, तो वो घर बैठे सारी बातें पढ़ सकता है, सीख सकता है। तो कल दोबारा आगे दूसरी बातों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।